शक यूनानियों के बाद में अब हम देखते हैं कुषाण वंश को, कुषाणों को। कुषाण कुषाण कौन थे? कुषाण कहाँ से आए थे? कुषाणों ने किस प्रकार से भारत में प्रवेश किया? और कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा कौन कौन हुए? जैसे कि कुजुर कटफिसेस, भीम कटफिसेस और कनिष्क। एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण शासक है जिसने शक संवत चलाया था। और भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वह शक संवत ही है। तो हम देखते हैं कि कनिष्क और उसके पूर्व के राजा कहाँ से आए थे और उन्होंने कैसे भारत में प्रवेश किया था। हमारा वर्तमान भारत है। इस वर्तमान भारत में यहाँ कश्मीर के उत्तरी भाग से लेकर हम यदि देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं चीन के आधिपत्य में है, या चीन चीन इसमें आता है। जो यहाँ वर्तमान जो चीन है, इस वर्तमान चीन में ये जो क्षेत्र था, ये वाला, इसे तिब्बत कहा जाता था। उस समय पर यह तिब्बत होता था पुराने जमाने में। और चीन से लेकर आगे हम देखेंगे कि और भाग कैसे थे। चीन में यहाँ पर एक प्रांत था, काने प्रांत। काने प्रांत था। इस काने प्रांत में एक जाति रहती थी जिसे कहा जाता था थी यूची। यूची यूची जाति रहती थी यहाँ पर काने प्रांत में। इस यूची जाति पर हुंगनू यूची जाति पर हुंगनू जाति ने आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप यह जो यूची जाति थी इसका पलायन हुआ और यह ऐसे पश्चिम की ओर बढ़ती गई और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह मध्य एशिया पहुंच गई। मध्य एशिया जैसे कि मंगोलिया और रूस का कुछ भाग मान लिया जाए, और उसी के साथ में अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। इस तरह से यह मध्य एशिया में पहुंची। मध्य एशिया में जाने के बाद यह यहाँ पर एक ईली नदी है और उसकी घाटी है, वहां पर रहने लगी। वहां पर जाने के बाद में इनका वहां की एक जनजाति थी। यहाँ पर एक जाति थी वो सुन जाति से जा टकराए। जब ये यहां से चले थे तो ये समय था इनका 165 ईसा पूर्व। 165 ईसा पूर्व में ये चीन से चले और ईली घाटी पहुंचे। वहां जाकर वहां की वो सुन जनजाति से इनका संघर्ष हुआ और संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह जो यूची जाति का कबीला था यह दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में विभाजित हो गया। परिणाम स्वरूप इसकी जो छोटा भाग था, छोटी शाखा जिसे कहा जाता था सियाओ यूची, छोटी शाखा हुई जो कि जाकर तिब्बत में बस गई। तिब्बत में जो वर्तमान चीन है, जो कि भारत के उत्तर पूर्व में लगता है, वह चीन उस समय पर तिब्बत हुआ करता था। असल में यह 1960 के बाद में चीन ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप हमारा चीन से युद्ध हुआ 1961 का और हम हारे भी सही। तो इसी कारण से चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो वर्तमान में ये चीन है, लेकिन उस समय पर यह तिब्बत हुआ करता। तो जो छोटी शाखा थी, यह छोटी शाखा तिब्बत में आकर बस गई दक्षिण की ओर, बड़ी ओर। और जो बड़ी शाखा थी, यह बड़ी शाखा यहां से चलते चलते पश्चिम की ओर चली और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह सीर नदी घाटी में पहुंची। सीर नदी घाटी में जा पहुंची और यहां पर जो शक रह रहे थे, उन शकों से इनका मुकाबला हुआ। परिणाम स्वरूप शकों को इन्होंने खदेड़ दिया और वहां पर जाकर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया। लेकिन हुआ ये कि इनका जो पुराना शत्रु था वो शून, इसने इन पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करने के बाद में ये जो बड़ी शाखा थी, इसे तायूची कहा जाता है। यह पश्चिम की बजाय दक्षिण की ओर बढ़ी और दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद में यह पहुंचे कहां पर?
ताहियान प्रदेश में, जिसे ये ताहियान कहते थे, उसे यूनानियों ने बसाया था और उसे बैक्ट्रिया कहा जाता था। बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया कहा जाता था। इसे कंदहार भी कहा जाता है, कंदहार, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में विस्तृत है। बैक्ट्रिया में जाने के बाद वहां पर इन्होंने स्थायी रूप से अधिकार कर लिया और पूरे बैक्ट्रिया में धीरे धीरे फैल गए। पूरे बैक्ट्रिया में फैलने के बाद में इनके पास एक बड़ा साम्राज्य, या ये कहें कि बड़ा राज्य, बड़ा भूभाग आ गया। ऐसे में बड़े भूभाग आने के कारण इनकी जो शाखा थी तायुची, यह 5 भागों में विभाजित हो गई। 5 भागों में विभाजित हो गई, जैसे कि हाडमी, हिडमी, हिडमी, शुआंगमी, कुइसांग, होत और काओ। इस प्रकार से 5 भागों में विभाजित हो गई। आगे चलकर इस 5 भागों में विभाजन हो गया तो 5 शाखाओं में से ये जो 4 शाखाएं थी, इन 4 शाखाओं पर कोई सांग के जो शासक थे या इनका जो सरदार था, इस सरदार ने इनको अपने में मिला लिया और इन पर अधिकार कर लिया। कोई सांग का जो सरदार था वह था क्यूत्सी, क्यूत्सी यो क्योई, क्यूत्सी क्योई। इसे, इसका जो समीकरण है वह कुजुल कटफिसेस या फिसद, कदफिसस या कटफिसस, कदफिसस से लगाया जाता है। इस तरह से 15 ईस्वी में, 15 ईसा में कुषाण वंश की स्थापना की किसने? कुजुल कटफिसस ने, 15 ईसा में। इस तरह से कुषाण वंश की स्थापना हुई और इन्होंने अफगानिस्तान का जो कंधार था, गांधार था, और जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, ये वाला जहां पंजाब है, कश्मीर है, इस क्षेत्र तक इन्होंने आधिपत्य कर लिया था। कुजुल कटफिसस ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। कुजुल कटफिसेस के बाद में विम कटफिसेस राजा बना, विम कटफिसेस, कटफिसेस राजा बना। विम कटफिसेस भी एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने साम्राज्य को पंजाब, मथुरा और ये कहें कि बिहार तक फैला दिया था, विम कटफिसेस ने तांबे के और तांबे के सिक्के चलाए। ये विम कटफिसेस शेव था। परिणाम स्वरूप इसने अपने सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी, शिव, त्रिशूल और नंदी के चित्रों का अंकन करवाया। विम कटफिसेस भी एक बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ। विम कटफिसेस के बाद में यहां का शासक बना कनिष्क। विम कटफिसेस लगभग 61 ईस्वी में बना। कनिष्क राजा बना, यह लगभग 78 ईसा में राजा बना था और शायद इसने इसी समय पर शकों को पराजित किया था। परिणाम स्वरूप इसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत प्रारंभ किया और जो यह 78 ईस्वी प्रारंभ किया, यही शक संवत आगे चलकर भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर बना। जो वर्तमान समय में भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है वह है शक संवत जैसे बना। तो हम आगे देखेंगे कनिष्क को कि कनिष्क ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को फैलाया, कनिष्क की विजय कैसे हुई, कनिष्क ने कितनी विजयें की है। कनिष्क की विजय, कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। जो राज तरंगिणी है कल्हण की, उससे जानकारी प्राप्त होती है कि कनिष्क ने कश्मीर में कई विजयें प्राप्त की और यहाँ पर कई नगरों की स्थापना की, जिसमें से एक नगर का नाम आता है कनिष्क नगर।
एक कनिष्क नगर की भी स्थापना की और बाकी कई नगर और दुर्गों की स्थापना यहाँ कश्मीर में की थी। इसके पश्चात इसने पंजाब को जीता। पंजाब के बाद इसने अपनी विजयी पाटलिपुत्र या ये कहें कि जो मगध था, मगध प्लस साकेत, इन पर अपनी विजय प्राप्त की है। मगध पर विजय प्राप्त की, साकेत या पाटलिपुत्र तक यह पहुंचा और वहां पर जाकर वहां का जो अश्वघोष, एक दार्शनिक था, कवि था अश्वघोष, बुद्ध के कुछ अवशेष और आदि चीजों को यह साथ में लेकर आया। यही जो अश्वघोष थे, इनके नेतृत्व में कश्मीर में कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया। परिणाम स्वरूप यहां पर चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया। जो कनिष्क था यह धार्मिक रूप से बौद्ध था, किंतु यह धर्म सहिष्णु भी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रांकन, साथ ही यूनानी देवी देवताओं के भी चित्रांकन प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह धर्मनिरपेक्ष शासक था और व्यक्तिगत रूप से यह बौद्ध था। आगे चलकर इसने अपनी राजधानी, पहली जो राजधानी थी इसकी, वह पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थापित है और तात्कालिक समय पर यह भारत के पुरुषपुर या पेशावर में स्थापित थी। वहीं इसने कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर के बाद में ये चीन का एक राजा था, यहाँ का चीन में एक राजा था, उस राजा से कुजुल कटफिसेस ने युद्ध किया था और कुजुल कटफिसेस उसमें पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप कुषाणों को चीनी राजा को वार्षिक कर भेजना था। अब ऐसे में कनिष्क ने कर भेजना बंद कर दिया। अब कनिष्क ने कर भेजना बंद कर दिया और वहां पर एक प्रस्ताव भेजा, चीनी जो राजा की जो राजकुमारी थी उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा, बराबर समझते हुए। ऐसे में यहां जो चीनी राजा का सेनापति था पान चाऊ चीनी राजा का सेनापति था। इसने अपने राजा का अपमान समझा। परिणाम स्वरूप कनिष्क से युद्ध प्रारंभ कर दिया। कनिष्क से युद्ध प्रारंभ किया। ऐसे में कनिष्क और पान चाऊ के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में कनिष्क पराजित हुआ। लेकिन कनिष्क हतोत्साहित नहीं हुआ और इसने दोबारा पुनः पान चाऊ पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप पान चाऊ पराजित हुआ और साथ ही चीन के काशगर, यारकंद और खोतान आदि प्रदेशों पर आधिपत्य कर लिया। इस प्रकार से कनिष्क ने चीन पर भी, या ये कहें कि चीन के कुछ भाग पर भी अपने साम्राज्य को फैला लिया। इस तरह से पेशावर से लेकर ये मालवा का जो उज्जैन का जो यहाँ का क्षेत्र था, इसने उज्जैन पर भी विजय प्राप्त की। यहाँ का जो अंतिम शक राजा था, कार्दमक वंशी जो राजा थे, उन राजाओं को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार किया और जो पूरा मालवा था वह भी इसके अधीन आ गया। मालवा के साथ में उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वह भी कनिष्क के नियंत्रण में आ गया। यहाँ विदर्भ का भाग था, विदर्भ का भाग भी कनिष्क के नियंत्रण में आ गया। साथ ही इसने अपने क्षेत्र को बिहार, विदर्भ और साथ ही पाकिस्तान का क्षेत्र होते हुए चीन का क्षेत्र, इस तरह से अपने साम्राज्य को फैलाया। इस तरह से कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विजयों के माध्यम से विस्तार किया और कई विजय प्राप्त की है। यह एक राष्ट्रीय सूत्रकार, राज्यों का सूत्रकार ही नहीं, ये एक अंतरराष्ट्रीय राजा भी था जिसने भारत के साथ साथ चीन के कुछ प्रदेशों को भी जीत लिया था। इस तरह से एक महान राजा, या ये कहें कि महान शासक हुआ। यदि हम इसके धर्म की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत बौद्ध था। इसने हिंदू देवी देवताओं की जो चित्रांकन था वो भी अपने सिक्कों पर करवाया। साथ ही यूनानी देवताओं का जो चित्रांकन था वह भी अपने सिक्कों पर करवाया। ये जो कला, अगर हम इसकी देखें तो कला और साहित्य, यह कला प्रेमी था। साथ ही इसके काल में कई साहित्यों की रचना भी हुई, जैसे कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की।
उसी के साथ में इसने कई स्तूप, विहार, स्तूप और आदि चीजों की और दुर्गों नगरों की भी स्थापना की है। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब कला और साहित्य में यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण कनिष्क के काल में मथुरा प्लस गांधार, मथुरा और गांधार जो शैलियां हैं, मूर्ति निर्माण की जो शैलियां हैं, इनका खूब प्रचार हुआ, खूब विकास हुआ है, इनका बड़ा ही विकास हुआ। मथुरा शैली और गांधार कला शैली का बड़ा विकास हुआ। इन शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बड़े ही वृहद, ये कहें कि बड़े ही वृहद क्षेत्र में या बड़ी ही बड़ी मूर्तियों का, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह गांधार से लेकर भारत तक इसका जो क्षेत्र था वह फैला हुआ था। तो यहाँ से चलते चलते जिस तरह से यह आया, जैसे कि अशोक ने अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग लिपियों में स्तंभ लेख, शिलालेख लिखवाए थे, वैसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की स्थापना की गई, मूर्तियां बनाई गई। इसी प्रकार से गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ है। धार्मिक रूप से इसने बौद्ध धर्म का कई जगह पर प्रचार प्रसार किया। तिब्बत, चीन में इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यह बौद्ध धर्म को मध्य एशिया तक भी लेकर गया। जैसे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अलग अलग जगहों पर करवाया था, वैसे ही इसने बौद्ध धर्म को एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने के लिए बहुत ही बड़ा प्रयास किया है। अगर इसके मूल्यांकन की बात करें तो कनिष्क एक महान सेना नायक था, बड़ा प्रतापी राजा था। इसने युद्ध किया, बड़े युद्ध किए, बहुत बड़े बड़े युद्ध किए, विजय प्राप्त की, साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था और साथ ही यह साथ धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। अर्थात कि ये वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का व्यक्ति था, किंतु प्रशासन जो इसका था, ये कहें कि शासन व्यवस्था थी, वह किसी धर्म पर आधारित ना होकर इसमें सभी धर्मों को अलग अलग जगह पर स्थान दिया गया था। और इसके साक्ष्य इस चीज से प्राप्त होता है कि इसने अपने सिक्कों पर हिंदू और यूनानी देवताओं को के चित्रों को भी शामिल करवाया था। आगे चलकर इसने 23 वर्ष शासन किया। इसके बाद में आगे चलकर अलग अलग जगह पर विद्रोह हुए और विद्रोह के परिणाम स्वरूप, जैसे कि मालवा में या ये कहें कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर पाकिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है, ये पेशावर, इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे विद्रोह हुए और विद्रोह के परिणाम स्वरूप अनेक नई नई जातियां आती गई और इनका दमन करती गई और अंततः कुषाण वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से कुषाण वंश समाप्त हो गया, कुषाण समाप्त हो गया। यदि हम कुषाणों की या ये कहें कि कनिष्क की उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धि ये है, जैसे कि वो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति, स्तूपों का निर्माण, उपलब्धि इसमें बौद्ध धर्म, संगीतियों की बात करें, साथ ही यदि हम देखें तो शक संवत, साम्राज्य विस्तार आदि चीजों को शामिल किया जा सकता है। धन्यवाद।